भारतीय राज व्यवस्था श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम भारत में संवैधानिक विकास के सफर पर हैं और पिछली बार हमने साइमन कमीशन पर और उसके तीव्र विरोध पर भी विस्तार से बात की थी। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है नेहरू रिपोर्ट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, भारत के संविधान निर्माण की दिशा में कह सकते हैं पहला बड़ा कदम। हाँ, और हाँ, जो श्रोता सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये चर्चा खास तौर पर उपयोगी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू को साफ साफ समझें ताकि आप जरूरी बातें नोट कर सकें। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और नेहरू रिपोर्ट को ठीक से समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी है। जैसा हमने पिछली बार देखा था 1927 का साइमन कमीशन, उसमें कोई भारतीय नहीं था। ये बात भारतीयों को बहुत चुभी, एक अपमान जैसा लगा। हाँ, साइमन गो बैक के नारे तो पूरे देश में गूंज रहे थे। बिल्कुल। और इसी माहौल में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को एक तरह से चुनौती दी कि भाई अगर आप में काबिलियत है तो आप खुद ही सर्वसम्मति से अपना एक संवैधानिक मसौदा पेश करके दिखाइए। तो इसी चुनौती के जवाब में ये नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। अच्छा, तो मतलब ये चुनौती का जवाब था। तो चलिए उस समय के हालात को थोड़ा और समझ लेते हैं। 1919 का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसकी द्वैध शासन प्रणाली, उससे तो लोग खुश थे नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। और फिर ये साइमन कमीशन आ गया जिसने, जैसा आपने कहा, आग में घी डालने का काम किया। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने जब ये साफ कर दिया कि भाई संवैधानिक समीक्षा में भारतीय नहीं होंगे, तो इसे अपने आत्मनिर्णय के अधिकार पर एक सीधा हमला माना गया। फिर तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी माहौल में फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में अपने मद्रास अधिवेशन में ये तय किया कि अब भारत अपना संविधान खुद बनाएगा और इसके लिए दूसरे दलों को भी साथ लेना होगा। लेकिन ये आसान तो नहीं रहा होगा। उस वक्त भारत का जो राजनीतिक माहौल था वो भी तो काफी बिखरा हुआ सा था। कांग्रेस के अंदर ही अपने मतभेद थे। हाँ, बहुत सही कहा आपने। कांग्रेस के अंदर ही देखिए, नरम दल था, गरम दल था, उनके बीच संतुलन बनाना था। और सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी, सिख समुदाय के अपने मुद्दे थे और भी कई समूह थे जिनकी अपनी अपनी चिंताएं थी, अपने हित थे। हाँ, वो 1916 वाला लखनऊ समझौता हुआ था एक। जी, लखनऊ पैक्ट। उसने कांग्रेस और लीग को करीब तो लाया था, पर अब तक आते आते उसकी वो भावना थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। सांप्रदायिक तनाव फिर से सिर उठा रहे थे। तो ऐसे में सबको साथ लेकर एक ऐसा मसौदा बनाना जो सबको मंजूर हो, ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और मुझे याद आ रहा है, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी तो इसी दौरान हुई थी, साइमन विरोधी प्रदर्शन में। घटना ने तो पूरे देश में गुस्सा भर दिया था। स्वशासन की मांग और तेज हो गई। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव हो रहे थे। जैसे रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, आयरलैंड 1922 में फ्री स्टेट बन गया था। इन सब घटनाओं से भी भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरणा मिल रही थी कि भाई हम भी अपने भाग्य का फैसला खुद करें। तो इन सब हालात के बीच ये रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कैसे हुई? कौन लोग थे इसमें? मई 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ये एक ऐतिहासिक मौका था क्योंकि इसमें लगभग सभी बड़े राजनीतिक दल और समूह शामिल हुए थे। और इसी सम्मेलन में यह फैसला हुआ कि भारत के भावी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाए। और इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस के बड़े नेता मोतीलाल नेहरू को। इसीलिए इसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन इसमें और कौन कौन थे, ये जानना भी दिलचस्प है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं थी, ये एक मिली जुली कोशिश थी। इसमें देखिए, लिबरल नेता थे सर तेज बहादुर सप्रू, कानून के बड़े जानकार। हिंदू महासभा से एम.आर. जयकर थे। एनी बेसेंट, जिन्होंने होम रूल लीग में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो भी सदस्य थीं। मुस्लिमों का पक्ष रखने के लिए सर अली इमाम और शोएब कुरैशी को शामिल किया गया था। और मोहम्मद अली जिन्ना, उनका क्या रोल था? जिन्ना साहब शुरुआत में सर्वदलीय सम्मेलन से जुड़े तो थे, लेकिन फिर समिति के गठन और खासकर उसकी सिफारिशों को लेकर उनके मतभेद सामने आ गए, तो वो बाद में इससे अलग हो गए। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा होगा। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। इसके दूरगामी परिणाम हुए। खैर, समिति ने जून से अगस्त 1928 के बीच कई बैठकें की। बॉम्बे में, इलाहाबाद में अलग अलग वर्गों से सलाह ली गई और आखिरकार 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। तो मतलब लक्ष्य एकदम साफ था, साइमन कमीशन को जवाब देना और भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस पर आधारित एक संविधान का प्रस्ताव रखना।
चलिए अब इस रिपोर्ट के अंदर देखते हैं इसमें मुख्य बातें क्या थीं। सबसे पहली और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रही सिफारिश वो थी डोमिनियन स्टेटस की। इसका क्या मतलब था उस वक्त? देखिए, डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही एक स्वशासित देश बनेगा, जैसे कनाडा था या ऑस्ट्रेलिया था। यानी भारत को अपने आंतरिक मामलों में तो पूरी आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन विदेश नीति है, रक्षा है, इन कुछ मामलों पर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण बना रहेगा। ये पूरी आज़ादी नहीं थी। हाँ, पूर्ण स्वराज नहीं था ये। जी नहीं, पूर्ण स्वराज नहीं था, लेकिन उस समय के हिसाब से इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा था। हालांकि यहीं पर पहला बड़ा मतभेद भी सामने आया था। आप जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की बात कर रही हैं, जो युवा नेता थे कांग्रेस के। हाँ बिल्कुल, वो लोग डोमिनियन स्टेटस से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि भाई अब लक्ष्य पूर्ण स्वराज का होना चाहिए, यानी पूरी तरह आज़ादी का। ये कांग्रेस के अंदर ही एक अहम वैचारिक टकराव की शुरुआत थी। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस के अलावा सरकार का ढांचा कैसा होता? क्या भारत एक संघीय देश बनता? रिपोर्ट ने एक संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर का प्रस्ताव तो दिया था, लेकिन उसकी जो प्रकृति थी वो एकात्मक, यूनिटरी ज्यादा थी। मतलब ये कि केंद्र सरकार को बहुत मजबूत बनाने का प्रस्ताव था। प्रांतों को कुछ स्वायत्तता तो दी गई थी स्थानीय मामले संभालने के लिए, लेकिन केंद्र के पास बहुत ज्यादा शक्तियां थीं। यहाँ तक कि केंद्र प्रांतीय कानूनों को रद्द भी कर सकता था, ऐसा प्रस्ताव था। तो ये भी एक बहस का मुद्दा बना होगा। प्रांतीय नेता शायद ज्यादा स्वायत्तता चाहते होंगे। बिल्कुल, कई प्रांतीय नेताओं ने इसकी आलोचना की। वो अपने प्रांतों के लिए ज्यादा अधिकार चाहते थे। और केंद्र में सरकार कैसे चलती? संसद वगैरह का क्या सोचा था? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का सुझाव था। एक निचला सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें 500 सदस्य होते, ये सीधे जनता द्वारा चुने जाते। वोट कौन डालता? मताधिकार काफी व्यापक होता, पर शायद पूरी तरह सार्वभौमिक नहीं था। कुछ योग्यताएं थीं। और एक ऊपरी सदन होता, सीनेट, जिसमें 200 सदस्य होते। इनका चुनाव प्रांतीय विधान परिषदें करती और साथ ही उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात थी। यानी प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होते, जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। ये तो काफी कुछ आज की व्यवस्था जैसा लग रहा है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी रिपोर्ट में, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, ये नेहरू रिपोर्ट की सबसे अहम और कह सकते हैं सबसे प्रगतिशील सिफारिशों में से एक थे। इसमें 19 मौलिक अधिकारों की एक पूरी लिस्ट दी गई थी। 19? कौन कौन से थे? कुछ उदाहरण? हाँ, जैसे कानून के सामने सब बराबर होंगे, बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, अपना धर्म मानने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, भेदभाव के खिलाफ संरक्षण, इस तरह के कई अधिकार थे। और सबसे खास बात यह थी कि इन अधिकारों को अदालतों द्वारा लागू करवाने लायक बनाने का प्रस्ताव था। मतलब अगर सरकार इन अधिकारों का हनन करे तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ये पहली बार था कि भारतीय नेतृत्व इतने व्यवस्थित तरीके से नागरिक अधिकारों को संविधान के केंद्र में रख रहा था। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का भी एक इशारा था। और इन अधिकारों की रक्षा कौन करता? न्यायपालिका कैसी होती? उसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रावधान था। एक सुप्रीम कोर्ट बनाने का प्रस्ताव था और ये न्यायपालिका सरकार के दबाव से मुक्त होकर काम करती और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती। भाषा को लेकर भी कुछ था शायद? हाँ, रिपोर्ट ने देवनागरी लिपि वाली हिंदी को राज्य भाषा बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा था कि अंग्रेजी का इस्तेमाल अगले 15 साल तक जारी रह सकता है। ये भी एक संवेदनशील मुद्दा रहा होगा, खासकर दक्षिण भारत और गैर हिंदी इलाकों के लिए। जी बिल्कुल। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इस पर रिपोर्ट ने क्या कहा, खासकर मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए? हाँ, यहीं पर रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं विवादास्पद कदम उठाया। इसने वो जो पृथक निर्वाचन प्रणाली चली आ रही थी ना 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों से और फिर 1919 के एक्ट से। हाँ, जिसमें एक समुदाय के वोटर सिर्फ अपने ही समुदाय के उम्मीदवार को वोट देते थे। बिल्कुल। रिपोर्ट ने उस प्रणाली को पूरी तरह से खारिज कर दिया। रिपोर्ट बनाने वालों का मानना था कि ये सिस्टम देश को बांटता है, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। तो फिर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का क्या रास्ता सुझाया? इसकी जगह रिपोर्ट ने संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, जॉइंट इलेक्टोरेट्स का प्रस्ताव रखा। यानी चुनाव क्षेत्रों में सभी समुदायों के लोग मिलकर वोट डालेंगे और उम्मीदवार चुनेंगे।
लेकिन अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित रिजर्व सीट्स करने का प्रावधान किया गया। अच्छा, आरक्षण। हाँ, आरक्षण। जैसे केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों के लिए 1/3 1/3 सीट आरक्षित करने की सिफारिश थी। जिन प्रांतों में मुसलमान अल्पसंख्यक थे वहां भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलता। लेकिन पंजाब और बंगाल, जहां मुसलमान बहुमत में थे, वहां उनके लिए कोई आरक्षण नहीं था। सिखों और दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए भी इसी तरह के प्रावधान थे। तो ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश थी, राष्ट्रीय एकता के लिए संयुक्त निर्वाचन और अल्पसंख्यक सुरक्षा के लिए आरक्षण। पर क्या ये सबको मंजूर हुआ? नहीं, यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत आई। मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा तबका, खासकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, वो पृथक निर्वाचन को बनाए रखने पर अड़ा हुआ था। उन्हें लगा कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में आरक्षण के बावजूद उनके हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसी असहमति ने आगे चलकर जिन्ना के 14 सूत्रों को जन्म दिया और इसने कांग्रेस और लीग के बीच की खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर दिया। गवर्नर जनरल का क्या होता? वो पद रहता? हाँ, गवर्नर जनरल का पद बनाए रखने का सुझाव था। उसे ब्रिटिश क्राउन ही नियुक्त करता, लेकिन उसकी भूमिका काफी हद तक सीमित कर दी गई थी, एक संवैधानिक प्रमुख की तरह, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर ही काम करना होता। इनके अलावा भी कुछ और खास बातें थी रिपोर्ट में? हाँ, कुछ और चीजें भी थीं जो ध्यान देने लायक हैं, जैसे अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई थी। अच्छा। वयस्क मताधिकार का सिद्धांत माना गया था। हालांकि उस पर शायद संपत्ति या शिक्षा जैसी कुछ योग्यताएं लागू थीं, पूरी तरह सार्वभौमिक नहीं था शायद उस वक्त। और हाँ, भाषाई आधार पर प्रांतों को फिर से बनाने की भी अनुमति दी गई थी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही विस्तृत और महत्वाकांक्षी दस्तावेज था। इसने भारत के भविष्य का एक पूरा खाका खींचने की कोशिश की थी। रिपोर्ट आ गई 28 अगस्त 1928 को। इसके बाद क्या हुआ? रिएक्शन क्या थे? रिपोर्ट आने के बाद दिसंबर 1928 में कलकत्ता में फिर से वो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और कांग्रेस का सालाना अधिवेशन भी। वहां इस रिपोर्ट को स्वीकार तो किया गया, पर एक शर्त लगा दी गई। हाँ, कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। उसमें कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार 31 दिसंबर 1929 तक, मतलब 1 साल के अंदर, नेहरू रिपोर्ट लागू करके भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं देती है, तो फिर कांग्रेस अपना लक्ष्य बदल देगी। लक्ष्य बदल देगी मतलब डोमिनियन स्टेटस की मांग छोड़कर पूर्ण स्वराज की मांग करेगी और देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेगी। ये एक तरह का अल्टीमेटम था अंग्रेजों को। लेकिन क्या बाकी पार्टियां इस पर सहमत थीं, खासकर मुस्लिम लीग? यहीं पर मामला उलझ गया। जैसा हमने पहले बात की, जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग का एक बड़ा हिस्सा रिपोर्ट की सिफारिशों से, खासकर वो संयुक्त निर्वाचन वाली बात से, बिल्कुल सहमत नहीं था। तो मार्च 1929 में जिन्ना ने अपनी मशहूर 14 सूत्रीय मांगे 14 पॉइंट्स पेश कर दी। अच्छा, वो 14 पॉइंट्स। हाँ जी, उनमें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की वापसी की मांग थी, केंद्रीय विधायिका में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व की मांग थी, प्रांतों को ज्यादा अधिकार देने की मांग थी। ये नेहरू रिपोर्ट के जवाब में एक तरह का वैकल्पिक प्रस्ताव था और इसने कांग्रेस और लीग के बीच समझौते की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी उसे लगभग खत्म कर दिया। क्या सिर्फ मुस्लिम लीग ही विरोध कर रही थी या और भी लोग थे? नहीं, कुछ और समूह भी थे जो पूरी तरह खुश नहीं थे। जैसे हिंदू महासभा को भाषाई आधार पर राज्यों के गठन जैसे कुछ प्रस्तावों पर ऐतराज था। सिख समुदाय भी अपने प्रतिनिधित्व को लेकर थोड़ा चिंतित था। तो मतलब रिपोर्ट एक सर्वसम्मत भारतीय राय बनाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। और अंग्रेज सरकार, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने तो रिपोर्ट को कोई खास तवज्जो ही नहीं दी। उन्होंने इसे ऐसे दिखाया कि देखो, भारतीय तो आपस में ही एकमत नहीं है, और 1929 में इसे औपचारिक तौर पर खारिज कर दिया। उस समय के वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। उन्होंने डोमिनियन स्टेटस देने का कोई पक्का वादा करने से भी साफ इनकार कर दिया। तो कांग्रेस का अल्टीमेटम खत्म होने वाला था। 31 दिसंबर 1929 नजदीक आ रहा था और ब्रिटिश सरकार का रवैया एकदम नकारात्मक था। नतीजा क्या हुआ इसका? नतीजा बहुत ऐतिहासिक था। दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे युवा नेता जवाहरलाल नेहरू। हाँ, लाहौर अधिवेशन। जी, यहीं पर कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस से बदलकर पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया, बिल्कुल पूरी आजादी। और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ था।
और इसके फौरन बाद ही गांधी जी का वो दांडी मार्च शुरू हुआ। बिल्कुल, लाहौर अधिवेशन के उस संकल्प के बाद ही गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक का वो मशहूर नमक मार्च शुरू हुआ। इसने तो पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा कर दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट पर सहमति न बन पाना और ब्रिटिश सरकार का उसे नजरअंदाज करना, इसने आखिरकार संघर्ष का रास्ता खोल दिया। हाँ, और ये भी याद रखना चाहिए कि उसी दौरान 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि जैसा उन्होंने कहा, बहरों को सुनाना था, ब्रिटिश नीतियों का एक सांकेतिक विरोध। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। और उधर दुनिया भर में आर्थिक मंदी चल रही थी। 1929 की वॉल स्ट्रीट क्रैश, उसने भी ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक ताकत पर सवाल खड़े कर दिए थे। माहौल बहुत तेजी से बदल रहा था। तो अब अगर हम नेहरू रिपोर्ट का एक पूरा मूल्यांकन करें तो इसका महत्व क्या था और इसकी सीमाएं या आलोचनाएं क्या रही? देखिए, महत्व की बात करें तो ये कई वजहों से बहुत अहम है। पहली बात तो ये कि भारतीयों द्वारा अपने लिए संविधान बनाने का ये पहला गंभीर और संगठित प्रयास था। इसने ये दिखाया कि भारतीय खुद अपना शासन चलाने के काबिल है। हाँ, ये एक बड़ा संदेश था। बिल्कुल। दूसरी बात, इसके कई प्रावधान, जैसे वो मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब आगे चलकर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और आजाद भारत के 1950 के संविधान का आधार बने। यानी इसका प्रभाव बाद तक रहा। जी हाँ, काफी गहरा प्रभाव रहा। तीसरी बात, इसने बहस का मुद्दा बदल दिया। अब बात सिर्फ ब्रिटिश सुधारों की नहीं हो रही थी, बल्कि भारतीय नेतृत्व वाले स्वशासन की हो रही थी। इसने साइमन कमीशन के सामने एक ठोस भारतीय विकल्प रखा और कुछ समय के लिए ही सही, कई अलग अलग दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश की। और नेताओं को अनुभव भी मिला होगा संविधान बनाने का। हाँ, बिल्कुल। इसने भारतीय नेताओं को संवैधानिक मसौदा तैयार करने का एक प्रैक्टिकल अनुभव दिया, जो आगे चलकर गोलमेज सम्मेलनों में और फिर संविधान सभा में बहुत काम आया। और आखिर में, शायद अनजाने में ही सही, जब ये रिपोर्ट खारिज हुई तो इसने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर दिया और पूर्ण स्वराज के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन इसकी नाकामियां और आलोचनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, वो भी है और काफी गंभीर है। सबसे पहली और सीधी नाकामी तो यही थी कि ये डोमिनियन स्टेटस का अपना मुख्य लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। दूसरी और शायद सबसे बड़ी आलोचना कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर इसका जो रुख था, खासकर पृथक निर्वाचन को खारिज करना, वो मुस्लिम लीग को संतुष्ट नहीं कर पाया। इससे सांप्रदायिक बंटवारा और गहरा हुआ और इसने अनजाने में ही सही आगे चलकर द्विराष्ट्र सिद्धांत को ताकत दी। हाँ, ये एक दुखद पहलू है। बिल्कुल। तीसरी, केंद्र को बहुत ज्यादा शक्तियां देने की जो बात थी, उसकी आलोचना हुई। कई प्रांत ज्यादा स्वायत्ता चाहते थे। चौथी, कांग्रेस के अंदर ही जो युवा और गरम दल के नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, उन्होंने ऐसे बहुत नरम माना। वो तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। और पांचवी बात कि इस पर कभी व्यापक राजनीतिक सहमति बन ही नहीं पाई। कांग्रेस ने भी इसे एक अल्टीमेटम के साथ ही अपनाया था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा जैसे बड़े दल इसका विरोध कर रहे थे। तो संक्षेप में अगर हमें इसे याद रखना हो, खासकर परीक्षा के लिहाज से, तो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें नोट कर लेना चाहिए? हाँ, चलिए इसे कुछ खास बिंदुओं में दोहरा लेते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो। रिपोर्ट का नाम, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त 1928 में आई। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। क्यों बनी? साइमन कमीशन के विरोध में सर्वदलीय सम्मेलन ने बनाई। मुख्य मांग, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस। हाँ। मुख्य सिफारिशें, डोमिनियन स्टेटस तो था ही, फिर मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा, 2 सदनों वाली विधायिका, 19 मौलिक अधिकार, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित थीं, और हिंदी राजभाषा। ठीक है। मुख्य विरोध, मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्र आए, जिसमें पृथक निर्वाचन की मांग थी। हिंदू महासभा की भी आपत्तियां थीं। नतीजा, ब्रिटिश सरकार ने खारिज कर दिया। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपना लिया और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 शुरू हुआ। और इसका महत्व? पहला बड़ा भारतीय संवैधानिक मसौदा था।
भविष्य के संविधान पर, खासकर मौलिक अधिकारों के मामले में इसका असर पड़ा। कमियां: डोमिनियन स्टेटस नहीं दिला सकी और सांप्रदायिक सहमति बनाने में नाकाम रही। बहुत बढ़िया। ये नेहरू रिपोर्ट का एक बहुत ही स्पष्ट और संक्षिप्त सारांश हो गया। ये निश्चित रूप से भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक बहुत अहम मोड़ था, जिसने आगे की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करती है कि क्या होता अगर नेहरू रिपोर्ट पर आम सहमति बन जाती। क्या भारत का विभाजन टाला जा सकता था, या फिर क्या अंदरूनी मतभेद इतने गहरे हो चुके थे कि कोई भी संवैधानिक प्रस्ताव उन्हें शायद पाट ही नहीं सकता था। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था को और गहराई से समझना चाहते हैं, पूरी व्यापकता के साथ, तो हमारी प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। वहां आपको भारतीय संवैधानिक विकास से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर ऐसी ही विस्तृत चर्चा मिलेगी। यकीनन ये आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी। उम्मीद है आपको आज की ये चर्चा ज्ञान बढ़ाने वाली और दिलचस्प लगी होगी। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप आगे किन विषयों पर ऐसी ही चर्चा सुनना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। धन्यवाद।